दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं लखनवी नवाब। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है चाइना की 5 फिंगर्स पॉलिसी जिससे वो एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देना क्यों ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिए, आपको मज़ा आएगा, इन्फॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ टाइम में जब से इंडिया चाइना के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है और स्पेशली अभी बीते कुछ दिनों में जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स की झड़प हुई लद्दाख में, उस टाइम पे न्यूज़ में या कहीं ना कहीं आपने ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ा होगा या ये नाम ज़रूर सुना होगा, 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना। बट एक्चुअल में ये 5 फिंगर पॉलिसी है क्या? 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना कहती है कि तिब्बत, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और अक्साई चीन, जो कि लद्दाख का कुछ पार्ट है, ये चाइना की एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट रह चुकी है और ये उनकी प्रॉपर्टी है और इस पे चाइना अपना हक जमाकर इस एरिया को अक्वायर करना चाहता है। ये एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी चाइना करीब 100 सालों से अपना रहा है। 1908 में उनके एंशिएंट हिस्टोरियंस ने इस बात को क्लेम किया था कि ये पार्ट एंशिएंट चाइनीज किंगडम का पार्ट है। बट ज़्यादा कोल्ड वॉर इंडिया चाइना के बीच तब स्टार्ट हुआ जब 1940 में उस टाइम चाइना के रूलिंग पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर माओ सेटोंग, उन्होंने खुला अपनी स्पीचेस में बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम इन 5 फिंगर्स को अक्वायर करके रहेंगे। हालांकि ये ऑफिशियली कभी किसी मीटिंग्स में चाइना के डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन पब्लिक स्पीचेस के अंदर इस चीज़ को काफ़ी बार उठाया जाता था। अब 5 फिंगर्स कैसे बनती हैं? चाइना कहता है कि तिब्बत का जो एरिया है वो उसका पाम है उन 5 फिंगर्स का, और ये 5 उंगलियां तिब्बत से जो जुड़ी हुई हैं, ये 5 फिंगर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। अब तिब्बत के साथ जब शुरुआत हुई थी चाइना की, तब उन्होंने बोला कि हम भाईचारे के साथ वो बात करने आए, प्यार मोहब्बत की बातें हुई। उन्होंने बोला कि हम मिलकर जो है एक दूसरे के साथ देकर डेवलपमेंट करेंगे, कंट्री के अंदर पार्टनरशिप करते हैं। तिब्बत वालों ने भी सोचा कि ठीक है, चाइना इतनी बड़ी कंट्री, अगर हमारे साथ आके वो हमको डेवलप करना चाहते हैं तो क्यों ना उनका साथ दिया जाए। धीरे धीरे चाइनीज सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया तिब्बत के अंदर और धीरे धीरे वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू किया, मारना शुरू किया, डराना शुरू किया, प्रेशराइज किया, और आज के टाइम पे तिब्बत ऐसा है कि वो चाइना का पार्ट बन चुका है। बीते कुछ समय में जो आप देख रहे हैं कि नेपाल इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, उल्टी सीधी बातें आपको सुनाई दे रही होंगी कि वहाँ के पीएम ओली जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में बातें बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिनका चाइनीज़ लीडर के साथ उठना बैठना है, उनको या तो चाइना डरा रहा है या तो प्रेशराइज कर रहा है कि वो इंडिया के अगेंस्ट में ऐसी बातें करें, ताकि धीरे धीरे चाइना तिब्बत के बाद अब नेपाल को भी कैप्चर कर ले। भूटान बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। भूटान का कभी भी आपने नेगेटिव बातों के अंदर कभी कोई नाम सुना नहीं होगा या न्यूज़ में आया नहीं होगा। बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं और चाइना उनको भी डरा रहा है। इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं है भूटान के पास कि वो लड़ सके चाइना से और उनको टक्कर दे सके, उनको पुशबैक दे सके। तो आई थिंक धीरे धीरे कहीं ना कहीं नेपाल और भूटान, हो सकता है कि अगर ये लोग संभले नहीं तो ये धीरे धीरे तिब्बत की तरह चाइना का पार्ट बन जाएंगे। बचा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। अरुणाचल में पीछे कुछ सालों में, काफ़ी पहले, काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रहती थी चाइना की तरफ से। सिक्किम का भी सेम हाल है। जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था आके, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अंदर तक 20-25-30 किलोमीटर तक अंदर आके अपने कैंप्स बना लिए, रहने लग गए, एक लाइफस्टाइल बना ली वहाँ पे अपनी, और धीरे धीरे वहाँ के लोगों को ये बताने लग गए कि ये चाइना का पार्ट है, और उनकी जो थिंकिंग है उसको भी वो चाइनीज़ थिंकिंग या चाइनीज़ मेंटालिटी की तरफ कन्वर्ट करने लग गए। आज के टाइम पे भी अगर इंडियन लीडर
कोई भी उस पार्ट के अंदर जाता है लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, जो चाइनीज़ पार्टीज से बिलोंग करते हैं या उनसे इंस्पायर्ड हैं, वो पुशबैक देते हैं इंडियन लीडर्स को, और वहाँ पर हमारी कुछ खास चलती नहीं है। तो ये तो कुछ बात रही सिक्किम की और अरुणाचल की। अभी जिस बात का सबसे बड़ा बवाल मचा था लद्दाख के अंदर, जिसमें हमारे सोल्जर्स मारे गए, इंडियन सोल्जर्स, वहाँ पर हमारी कुछ पुरानी पॉलिसीज़ कह सकते हैं पुरानी गवर्नमेंट की, कि उन लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ ही ऐसे बना रखी है कि वहाँ पर ना तो हमने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रखा है अपने सोल्जर्स के लिए, ना तो हमारे सोल्जर्स को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया कि वो वहाँ पर जाके ईजिली LAC के ऊपर उस एरिया को सिक्योर कर सकें, ताकि चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट ना करें। अब इंडिया और चाइना का जो ये LAC है लद्दाख में, इसमें चाइना को एक एडवांटेज है और इंडिया को एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। चाइना को एडवांटेज ये है, मैं बताता हूँ, ये है LAC पे चाइना, जो कि पठार है, प्लेन है, और ये है इंडिया। तो इंडियन सोल्जर्स को ये खड़ी चढ़ाई और ये ऊपर नीचे पहाड़ी से होते हुए जाना पड़ता है पेट्रोलिंग करने के लिए LAC पे। और चाइना ने क्या कर रखा है कि बीइंग ऑन पठार, उन्होंने अपने LAC की साइड को डेवलप कर लिया, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे काम किया, रोड्स बनाई, सो दैट उनकी स्ट्रैटेजी देखी, हो सकता है आगे वाले टाइम में जब उनको कैप्चर करना है ये पार्ट, तो उसके लिए उनको वॉर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और जिसके लिए उनको वहाँ पर डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। उन्होंने रोड्स बना ली अच्छी खासी, इंडिया ये नहीं कर पाया। इंडिया ने बल्कि 1995 में कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया चाइना के साथ, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया कि इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बंदे जो कि LAC में जब पेट्रोलिंग करेंगे तो कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसा हथियार लेके नहीं जाएंगे जिससे दूसरी कंट्री की सोल्जर की जान जा सके। यही रीज़न था कि इंडिया के जो भी 20 जवान मरे, वो बातचीत करने गए थे, निहत्थे गए थे, वो कैंप्स निकालने गए थे चाइनीज़ ट्रूप्स के, जिन्होंने इंडियन टेरिटरी के अंदर या LAC के उस पार्ट के अंदर अपने कैंप्स बना रखे थे, जो कि डिस्प्यूटेड है। वो डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि उस पर इंडिया और चाइना दोनों क्लेम करते हैं, और अभी तक उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, और कोई भी कंट्री उस टेरिटरी के अंदर अपने कैंप्स या अपनी प्रॉपर्टी स्टैब्लिश नहीं कर सकती। चाइनीज़ ट्रूप्स ने वहाँ पे कैंप लगाए थे, बोर्ड्स लगाए थे, और क्लेम किया था कि वो चाइना का पार्ट है। इंडियन सोल्जर्स उनसे बात करने गए, और बदले में वहाँ पे उन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी, हथियार ले रखे थे, जिससे झड़प हुई, 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। आंकड़े तो नहीं पता एग्जैक्टली, चाइना छुपा भी रहा है, लेकिन चाइनीज़ न्यूज़पेपर और चाइनीज़ जो रिपोर्टिंग है उनसे यही पता चला है कि 40 से 50 चाइनीज सोल्जर की भी जान गई थी उस झड़प के अंदर। अब चाइना को पुशबैक कैसे दिया जाए, चाइना को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यूरोपियन कंट्रीज, USA काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुए हैं इस कोरोना वायरस के चक्कर में। कोई भी इस बात से खुश नहीं है कि एक तो चाइना ने एक वायरस डेवलप किया, गलती से किया, जानबूझ के किया, नहीं पता, प्रूव नहीं कर सकते अभी, लेकिन अगर उन्होंने ये ऐसा कुछ वायरस डेवलप हुआ था उनके यहाँ पे, तो उन्होंने टाइमली किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने ये बात छुपाई। हम समय रहते इस चीज़ को रोक सकते थे अगर पहले से पता चल जाता, लेकिन ऐसा चाइना ने किया नहीं, उन्होंने सबको अंधेरे में रखा। USA की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं USA में, ब्राज़ील में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। आपने सुना था कि जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था कोरोना, तब स्पेन और इटली, फ्रांस एक तरीके से बर्बाद हो गए थे। लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी। हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा रेडी नहीं थे कि वो ICU वार्ड्स वगैरह तैयार कर पाएँ, किसी को पता नहीं था कि करना क्या है। और ये सब आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज़ मानती हैं कि ये सब कहीं ना कहीं चाइना की लापरवाही की वजह से हुआ है। और ये कंट्रीज़, इसमें काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं
जो कि चाहती हैं कि जो अभी तक अपना सामान या अपनी फैक्ट्रीज जिन्होंने चाइना में इस्टेब्लिश कर रखी थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो वहाँ से अब इन फैक्ट्रीज को निकालना चाहती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज जो है जिनको इंडिया ने प्रपोज भी किया है कि अगर वो आती हैं इंडिया के अंदर तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करेगी, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में इस्टेब्लिश कर सके। और ऐसा हो भी रहा है, कुछ एक कंपनियां इंडिया में आके उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया भी है। चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट पे पुशबैक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इकोनॉमी ही ऐसी चीज़ है जिससे उन्होंने अपने डिफेंस तक को मजबूत बना लिया है। एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है चाइना। न्यूक्लियर वॉर कोई नहीं चाहता, इसलिए इस तरीके का कोल्ड वॉर होना ज़रूरी है अगर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है तो। इंडियन कंपनीज के अंदर जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी हाल ही में फेसबुक और गूगल ने इंडिया के अंदर रिलायंस जियो के साथ में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, पार्टनरशिप खरीदी है रिलायंस जियो के अंदर, जिसमें वो रिलायंस जियो कहता है कि रिलायंस जियो ने 5G सॉल्यूशन को इन हाउस डेवलप किया है, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। अभी तक ये सॉल्यूशंस 5G, 4G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी तक चाइना की कंपनी से ली जाती थी। हुआवी और ZTE ऐसी दो बड़ी कंपनियां हैं जिनसे 4G सॉल्यूशंस या 3G सॉल्यूशंस अभी तक इंडिया ले रहा था और वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज भी लेती थी। अभी अगर ये 5G सॉल्यूशन इंडिया ने इन हाउस डेवलप कर लिया है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हम लोग चाइना से ये टेक्नोलॉजी प्रोक्योर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना को इसकी वजह से इकोनॉमिक नुकसान तो होगा ही। जियो ये भी कहता है कि ये जो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है ये वो बाकी टेलीकॉम कंपनीज के साथ शेयर करने के लिए भी तैयार है। तो अरबों खरबों का नुकसान तो होगा ही चाइना को। अभी इंडियन रेलवे ने एक 450 करोड़ का प्रोजेक्ट जो एक चाइनीज कंपनी को दिया था, और टेंडर भी दो प्रोजेक्ट थे इनफैक्ट, एक में चाइनीज कंपनियां दौड़ रही थी जिनका सबसे लोएस्ट बिडिंग थी टेंडर का, उस टेंडर से उनको निकाल दिया गया। एक और प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी ने 450 करोड़ का और था जो कि चाइना को दे दिया था ऑलरेडी, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसका अभी डिस्प्यूट चल रहा है उनकी तरफ से, चाइना की तरफ से। हीरो साइकिल्स ने एक 350 करोड़ का डील चाइना को दी थी पार्ट्स के लिए प्रोक्योर करने के लिए, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। और आई थिंक ये बहुत ही हेरोइक एफर्ट है हीरो साइकिल की वजह से। मैं उनके लिए क्लैप करना चाहूँगा कि एटलीस्ट कोई तो इंडियन कंपनी सामने आई जिसने इतना बड़ा कदम उठाते हुए, और जिस तरीके से इंडियन सोल्जर्स की जान गई है चाइना की वजह से, और इंडिया में इकोनॉमी का इतना बुरा हाल चल रहा है, कोरोना की वजह से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो आई थिंक एक कंपनी तो है जिन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है कि उन्होंने इतनी बड़ी डील प्राइवेट कंपनी ने कैंसिल कर दी। चाइना को मुंह तोड़ देना, जवाब देना ज़रूरी है, और आई थिंक हम लोगों का एक छोटा छोटा स्टेप कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ ना करें, खरीदे ना, ये कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट जाएगा, उनकी इकोनॉमी को हिला के रखेगा। पीछे आपने सुना होगा कि कुछ 59 पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स, जिसमें से 2-3 ऐप्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, वो इंडिया ने बैन कर दिया सीकिंग सिक्योरिटी रीजंस कि इन ऐप्स का जो डेटा था वो चाइना के सर्वर्स में था, और ये डेटा जो है ये कंपनीज चाइना को भेजती थी, और कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में, या हो सकता है ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनीज या चाइनीज़ गवर्नमेंट इस डेटा को यूज़ करके हमारे अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती थी। तो सिक्योरिटी के नाम पे तो ये एक बहुत ही बुरी बात है कि तो सिक्योरिटी के नाम पे तो आई थिंक ये इंडियन सिविलियंस के लिए एक खतरा ही था। मुझे नहीं पता कि ये ऐप्स जो है दोबारा आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन इन ऐप्स ने जो रेवेन्यू कमा रही थी अभी तक इंडिया के अंदर, ये स्टार्ट हुआ था जब स्पेशली 2-3 ऐप्स जो कुछ वीडियो मेकिंग ऐप्स हैं जो स्टार्ट हुई थी इंडिया में, ये पॉपुलर हुई थी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के अंदर, जब रिलायंस जियो के आने के बाद में इन सिटीज़ के लोगों को फ्री इंटरनेट मिलने लग गया था, लोगों के पास इजीली इंटरनेट अवेलेबल था, और इसका फ़ायदा हुआ इन ऐप्स को कि यहाँ से लोगों के बीच में इन ऐप्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और ऑन एन एवरेज डेली करोड़ों का रेवेन्यू मिलता था
इन ऐप्स के थ्रू चाइनीज़ कंपनीज को, जो कि आई थिंक आज के टाइम पे बंद है और अब तक अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। तो मेरे ख्याल से कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी है अगर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है, अगर उनको रोकना है कि उनकी ये एक्सपेंशन की पॉलिसी, ये माइंडसेट अगर हमको तोड़ना है, तो आई थिंक किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। पुरानी गवर्नमेंट्स ने इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड दिखाया है। उन लोगों ने ऐसे एग्रीमेंट्स करे या ऐसा एटीट्यूड लेके चले कि चाइना से उनको कोई खतरा नहीं है, चाइना उनका कुछ कर नहीं सकता, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं, पुशबैक दिया है, इंडियन आर्मी को इतनी आज़ादी दे रखी है कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है ऐसी कि इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर बात आती है, तो वो विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिशन सबसे पहले एक्शन लेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को बताएंगे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, वो लड़ाई भी हो सकती है, वो बातचीत भी हो सकती है। तो आई थिंक ये जो एक इंडिपेंडेंसी हमने दे रखी है अपनी डिफेंस को, वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर चाइना जैसी कंट्री के साथ में हमको लड़ना है, कि बातचीत भी करनी है और साथ के साथ में उनको एक तगड़ा जवाब भी देना है, लड़के दिया जाए या बातचीत करके दिया जाए। तो ये थी चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चाइना का माइंडसेट क्या है और वो क्यों ये 5 फिंगर पॉलिसी के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों वो इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, थैंक्स टू यू ऑल। और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी 1000 फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हो। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नोटिफिकेशन आइकन बेल को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।